ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू विल बी बेटर। बेटा जी, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी और जो आज की क्लास का बेस्ड होगा वो बेस्ड होगा जो 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज ओनली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और इसके साथ जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन डिबेट किए जाएंगे। और जो पिक्चर्स जो मैप आपको इस वीडियो में बेटा जी दिखाई जाएंगे, बताए जाएंगे, जिनके बारे में एक्सप्लेन की जाएंगी, 100% उनमें से लगभग जितने भी पिक्चर आपके एग्जाम बोर्ड में आएंगी वो सभी इसी वीडियो में से ली जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। बेटा जी, आपका फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर के बारे में बेटा जी आपने पढ़ा होगा। इस चैप्टर में बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे टॉपिक है, कुछ नेताओं के, कुछ लीडर्स के इसमें नाम है, उसके साथ साथ कुछ इसमें इवेंट्स है जो आपको नोट करने हैं। एग्जामिनर आपके सामने दो पिक्चर रखेगा, दो रख दिया या तीन रख दिया इस चैप्टर से, तो आपको पहचान करनी है। तो बेटा जी फर्स्ट पिक्चर आपके सामने है, बैकग्राउंड पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। तो आपको पहचान करनी है कि ये तस्वीर जो है ये किस नेता की है, किस जो लीडर है। मेरे बैकग्राउंड में जो तस्वीर है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये तस्वीर व्लादिमीर लेनिन की है। ठीक है। और व्लादिमीर लेनिन किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ये बेटा जी रूस से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है, इसे आप बड़े ध्यान से देखें और पहचान करें बेटा जी क्या है। एग्जामिनर इस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पिक्चर मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रही, ये पिक्चर किस इवेंट को रिप्रेजेंट करा बेटा जी? सबसे पहला आप पिक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे। जो पिक्चर है ये है बेटा जी जो बर्लिन की दीवार है उससे संबंधित। अब एग्जामिनर यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर सकता है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हेन वाज द स्टेबलाइज द वॉल ऑफ बर्लिन? जो जर्मनी की दीवार है या बर्लिन की जो दीवार है इसे कब बनाया गया? दूसरा क्वेश्चन है, ये द वॉल ऑफ बर्लिन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करी बेटा जी? अगला क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है कि इस दीवार को कब गिराया गया? तो इस दीवार से संबंधित 3-4 क्वेश्चन जो आपके सामने हो सकते हैं उन सभी के आंसर एक साथ आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। बेटा जी ये जो दीवार है इसे गिराया गया था 9 नवंबर 1989 यानी कि 9 नवंबर 1989 में। और बेटा जी जो ये दीवार है ये रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को? कि एक तरफ तो इसके कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है और दूसरी तरफ इसके कम्युनिस्ट वर्ल्ड है। इस तरीके से आप जो बर्लिन की दीवार है इससे संबंधित क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे फिलअप करवाए कि भाई बताइए बर्लिन किस कंट्री की कैपिटल है? तो इसका आंसर है बेटा जी जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। नेक्स्ट पिक्चर जो होगी बेटा जी आपके सामने, मेरे पीछे बेटा जी आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही। इस बिल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पुटअप कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? एग्जामिनर आपसे सबसे पहले इस बिल्डिंग का नाम पूछेगा। तो ये बिल्डिंग है बेटा जी रूस का इकॉम बैंक। रूस का एक बैंक है जिसका नाम है इकॉम। दूसरा पॉइंट ये कि इकॉम दिवालिया घोषित हो गया था, बिल्कुल डूब गया था। तो क्या कारण था उसका? बेटा जी उसका कारण था शॉक थेरेपी। ठीक है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि शॉक थेरेपी क्या थी। तो आपको घबराना नहीं है, याद कीजिए शॉक थेरेपी क्या थी। यूरोप के कुछ कंट्री और एशिया के कुछ कंट्री जो कि यूएसएसआर से अलग हुए थे उन्हें रिसेंबल करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को रिस्ट्रॉन्ग करने के लिए शॉक थेरेपी का बेटा जी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। इसके बाद एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि जो दिवालिया होने के इफेक्ट थे वो क्या पड़े बेटा जी, उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हुए? जो ग्राहक थे उनकी जमा पूंजी बेटा जी इसमें डूब गई थी। दूसरा जो इसके शेयर धारक थे वो शेयर धारक इसके उन सबकी पूंजी जो है डूब गई थी। कुल मिलाकर के जितने भी यहाँ जमा पूंजी थी या तो आप शेयर के रूप में कह सकते हैं, एक जो कैश इनके जो ग्राहक होते हैं उनके रूप में कह सकते हैं, तो जितनी भी जमा पूंजी थी बेटा जी वो सब डूब गई थी। इसके बाद एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पुटअप कर सकता है कि जो रूस का इकॉम बैंक है, रूस के जितने बैंक है उसमें किस नंबर पे है बेटा जी? तो शायद क्वेश्चन आपके समझ में ना आवे, लेकिन जब आप इसका आंसर सुनोगे तो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। बेटा जी रूस का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक था इकॉम बैंक, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट चैप्टर की ओर।
बेटा जी आपका सेकंड चैप्टर है द कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के समकालीन केंद्र। बेटा जी इस चैप्टर में 4 पिक्चर है और चारों पिक्चर इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर किसी एक पिक्चर को आपके सामने रख सकता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप आपसे कर सकता है। तो बेटा जी जो आपकी सबसे पहली पिक्चर है, सबसे पहली पिक्चर बेटा जी आपको दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में बेटा जी एक जहाज के रूप जहाज दिखाया गया है और उसमें बेटा जी 12 स्टार बने हुए हैं। तो यहाँ क्या है, ये जो 12 स्टार है ये ईयू के जो 12 प्रारंभिक सदस्य है, यानी कि जो उसके स्टार्टिंग के 12 मेंबर थे उनके रिप्रेजेंटेटिव है। और जो ये जहाज है ये ईयू है बेटा जी, जहाज ईयू का रिप्रेजेंटेटिव है। इसे टाइटैनिक के रूप में दिखाया गया है। टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने सुना होगा, लगभग 1911-12 के आसपास बेटा जी जहाज डूब गया था। तो इसी तरह जो कार्टूनिस्ट थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि जो ईयू ने संगठन बनाया है तो ये संगठन भी इसी तरह डूब जाएगा। और बेटा जी हुआ भी ऐसे ही। 2003 में ईयू के जो सदस्य थे इन्होंने एक संविधान, एक मतलब कि सभी के लिए एक समान संविधान बनाने की जो है पहल की शुरुआत की, लेकिन यह योजना उनकी असफल रही। बेटा जी दूसरी पिक्चर आपके सामने है, पिक्चर को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। इस पिक्चर में बेटा जी ड्रैगन आपको दिखाया गया है और ड्रैगन के सामने बेटे जी एक आदमी खड़ा है। तो इससे संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुट अप कर सकता है कि ये किस देश से बिलोंग करता है। तो बेटे जी ड्रैगन की जो पिक्चर है चाइना से बिलोंग करती है और ये चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस ड्रैगन के सामने बेटे जो एक आदमी खड़ा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को कि केवल एक आदमी के द्वारा या किसी एक पार्टी के द्वारा जो इकोनॉमिक्स मॉडल है उसे कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो चाइना का जो इकोनॉमिक्स मॉडल था बेटा जी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के आधार पर था। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है बेटा जी, नेक्स्ट पिक्चर आप देखते ही पहचान जाओगे। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, उन्हें दर्शाया गया इस पिक्चर में। और ये पिक्चर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बेटा जी, जो मतलब कि भारत के द्वारा एक पॉलिसी चलाई गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूरब की ओर देखो। तो जो पिक्चर है इस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा लुक ईस्ट पॉलिसी। बेटा जी आपके सामने एक पिक्चर है, पिक्चर आप बड़े ध्यान से देखेंगे। इस पिक्चर में जो व्यक्ति आपको दिखाया गया है, एक चेहरा आपको दिखाया गया है और उसके नीचे बेटे जी कुछ लोगों की भीड़ लगी है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बेटे जी पिक्चर किस चीज से बिलोंग करती है, इसका मोटिव क्या है। तो जो पिक्चर है, पिक्चर जो 1990 में बायपोलर स्ट्रक्चर थी उसे खत्म कर दिया गया था, उसमें के ये पिक्चर है। और अगर हम अकेले व्यक्ति की बात करें जो ऊपर आपको चेहरा दिखाया गया है, तो ये पिक्चर रिप्रेजेंट करती है जो चाइना की माओ के नेतृत्व में एक मतलब के रेड कम्युनिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, उसे स्टेबलाइज किया गया था। तो ऊपरला जो व्यक्ति है ये चीन का एक लीडर है जिसका नाम माओ है। और ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है जिसमें लोग आपको दिखाई दे रहे, इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया था 1990 में। किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो 1990 में बायपोलैरिटी सिचुएशन थी, स्ट्रक्चर थी, उसे खत्म कर दिया गया था। आई रिपीट, आप पिक्चर बड़े ध्यान से देखेंगे। इस पिक्चर में बेटे जी आपको एक चेहरा दिखाई देगा और उसके नीचे कुछ लोग एक संगठन के रूप में आपको दिखाई देंगे। उसके साथ साथ इन लोगों के पीछे छोटी छोटी बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। तो ये लोग और बिल्डिंग बेटा जी रिप्रेजेंट करते हैं जो 1990 के आसपास इस पीरियड में बायपोलर स्ट्रक्चर थी वो बेटा जी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो चुका था 1991 में, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। उसके साथ जो ये व्यक्ति है ये बेटा जी ये चाइना से बिलोंग करता है और ये माओ वहाँ का लीडर है जिसका नाम माओ है। और इसके नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी स्टेबलाइज हुई और कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में ही चाइना की इकोनॉमिक्स ने बेटे जी ग्रोथ किया था। ये पिक्चर का ऑब्जेक्टिव है। बेटा जी इस चैप्टर में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्चर है, क्योंकि ये 3 वर्ड जो मैं अभी आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, इन वर्ड्स को हमने बहुत पहले डिबेट भी किया, तो लगभग सभी चैप्टरों में ये वर्ड हमने यूज भी किए। तो जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर में बेटा जी जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाए गए हैं ये डेवलप कंट्री है या कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड है। और रेड कलर में जो आपको बेटा जी कंट्री दिखाई दे रहे
ये आपके बेटा जी सेकंड वर्ल्ड यानी कि दूसरी दुनिया के देश है। और उसके बाद जो ब्लू कलर में बेटा जी आपको कंट्री दिखाई दे रहे, ये बेटा जी तीसरी दुनिया के देश है। आप कह सकते हैं कि जो पहली दुनिया के देश है, वे डेवलप कंट्री है और जो दूसरी दुनिया के देश है, वे डेवलपिंग कंट्री है। और ब्लू कलर में जिन कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया है, वे अनडेवलप कंट्री है। थर्ड चैप्टर है बेटा जी आपका कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि दक्षिण से संबंधित है। इस चैप्टर में 3 या 4 पिक्चर है जो कि आपके सामने है। इस पिक्चर में एक व्यक्ति बेटा जी लाठी लेकर खड़ा है, यानी कि उसके हाथ में छड़ी है और छड़ी के एक छोर पे बेटा जी टाइगर है और उस टाइगर पे लिखा हुआ है लिट्टे, LTTE। यहाँ जो एल है, इसका लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये श्रीलंका के मतलब के एक कम्युनिटी, एक समुदाय है। दूसरी तरफ बेटा जी शेर है और इसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये रिप्रेजेंटेटिव है सिंहाला कम्युनिटी का। तो और व्यक्ति यहाँ पे श्रीलंका को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पिक्चर है बेटा जी आपके सामने, एक देखिए एक औरत है, उसकी गोद में बेटा जी एक बच्चा है। तो ये तस्वीर आंदोलन से संबंधित है जो कि श्रीलंका में आंदोलन हुए थे सिंहाला समुदाय और लिट्टे समुदाय के बीच, उस समय की ये तस्वीर है। और देखेंगे इस तस्वीर में आपको दो व्यक्ति, और एक तो बल्कि आप पहचाने गए, भारत के प्रधानमंत्री कौन, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है। और इनके सामने जो दूसरे व्यक्ति है बेटा जी, इनका नाम है परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। तो ये दोनों क्या बेटे जी, यहाँ मीटिंग को रिप्रेजेंट किया गया है, यूनिफिकेशन को शो करने के लिए, भाई जो दोनों देशों के बीच जो एक गैप है, एक वाइड गैप है, उसे कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। जी आपके जो अगले पिक्चर है बेटे जी, आपको ध्यान से आप इसे देखेंगे। इसमें बेटे जी देखिए दो व्यक्ति आपको दिखाए गए हैं, दोनों एक दूसरे से बेटे जी हैंडशेक कर रहे हैं। तो ये तस्वीर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसके साथ साथ जो ये दो व्यक्ति है, इनमें एक भारत का व्यक्ति और दूसरा चाइना का, यानी कि दो सुप्रीम लीडर भारत और चाइना से जो है एक दूसरे से बेटा जी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ट्रेड के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर इसी में ही है बेटा जी, अगर आप देखोगे तो आपको दो व्यक्ति एक नेट के दाएं बाएं तरफ दिखाई देंगे और दूसरे व्यक्ति मतलब कि जो तीसरा व्यक्ति वो एम्पायर के रूप में आपको दिखाई दे रहा। तो ये निर्णायक जो है बेटा जी यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दोनों व्यक्ति है, ये इसमें एक भारत को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और इनके बीच में जो नेट है बेटा जी, जो जाल आपको दिखाई दे रहा है, ये इशू यानी कि जो मुद्दे हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चैप्टर में बेटा जी एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह दक्षेस की जो मतलब के हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ है, उसे रिप्रेजेंट करो। नेपाल में काठमांडू में जो है बेटा जी इसका दक्षेस का हेडक्वार्टर है। और दक्षेस के जो कंट्री है बेटा जी वो आपको मैप में फिल करने हैं। साउथ एशिया के जो कंट्री है उसमें भारत है, म्यांमार है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। ये सभी कंट्री क्या बेटा जी आपके दक्षेस के सदस्य हैं। तो ये सभी आप मैप में बेटा जी फिल कर लोगे। बेटा जी आपका नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें तो बेटा जी बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन चार तस्वीरें इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो चार पिक्चर इम्पोर्टेंट है, वो आपके सामने है, बड़े ध्यान से आप देखेंगे। इस पिक्चर में बेटा जी देखिए जो दिखाया गया, अगर आपको दिखाई दे रहा, एक सर्किल है, सर्किल में बेटा जी वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा और उसके आसपास जो गेहूं की बालियां होती है वो उसमें रिप्रेजेंट की गई है। तो बेटा जी ये जो सिंबल है ये है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जामिनर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए यूएनओ कब स्टेबलाइज हुआ। तो इसकी जो डेट है 24 अक्टूबर 1945 में स्टेबलाइज किया गया था। इसी चैप्टर के बेटे जी दूसरी तस्वीर है जो कि इम्पोर्टेंट है, एक व्यक्ति है, उसके बेटे जी देखिए एक साइड में तो वार लिखा हुआ है और दूसरी तरफ यूएन लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ जो यूएस है, यूएस डबल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यूएनओ में बेटे जिसकी पहुंच है और यूएनओ को क्रिएट करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वो यूएनओ में यूएसए का ही है। उसके बाद उसके जो अगेंस्ट वॉर जैसी कंडीशन है वो भी यूएस के द्वारा क्रिएट की, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वॉर जैसी कंडीशन है यूएन के माध्यम से रोका जाता है, यूएस के माध्यम से भी उसे रोका जाता है। लेकिन यूएस
स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए कभी-कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे युद्ध की घटनाएँ जन्म लेती है। प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस का बेटा जी युद्ध चल रहा और उसमें जो प्ले रोल है एक किसका है? वो यूएसए का है, लेकिन वो ग्राउंड पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसी चैप्टर के बेटे जी नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है, आईएलओ। ये जो पिक्चर आपके सामने है ये आईएलओ से रिलेटेड है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आईएलओ का हेड ऑफिस कहाँ है? यूएनओ का हेड ऑफिस कहाँ है? उसे बेटे जी मैप में फिलअप करा सकता है। तो आईएलओ का जो हेड ऑफिस है पिक्चर में बेटे जी आपको दिखाई दे रहा। जो यूएनओ है, यूएनओ का हेड ऑफिस बेटे जी वो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा। इसके साथ जैसे डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सब के हेड ऑफिस बेटे जी आपको इस पिक्चर में दिखाई देंगे। आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटे जी आपका नेक्स्ट चैप्टर है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की सिक्योरिटी को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। इस चैप्टर में बेटे जी 4 तस्वीरें हैं, इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं, आपको उन्हें बहुत ध्यान से देखना है। बेटे जी पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा कि एक पिग है, एक सूअर है और उसके आस-पास 4 जो है 4 या 5 बच्चे आपको दिखाई दे रहे। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे बेटा जी, जो ये पिग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को? वॉर को। और उसके साथ जो बच्चे लगे हुए हैं, ये बेटा जी रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी को, यानी कि टेररिस्ट को। अगर एग्जामिनर आपके सामने इस पिक्चर को रखता है और इस पिक्चर पे केवल टेररिस्ट लिखा हुआ है, तो बेटा जी यहाँ पाकिस्तान का ही केवल जिक्र आप करेंगे। लेकिन अगर इन बच्चों पे मतलब कि जो पिग के जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें अगर कंट्री का नाम है, तो ये डेफिनेट है बेटा जी, वे सभी कंट्री के नाम यहाँ होंगे, जहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो टेररिस्ट एक्टिविटी को क्रिएट करने वाला पाकिस्तान है और जो वॉर है, टेररिस्ट एक्टिविटी वॉर जैसी कंडीशन भी बेटा जी क्रिएट करती है। नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है। इस पिक्चर में बेटा जी एक सैनिक है और एक सैनिक जो है कबूतर के ऊपर बैठा हुआ है। पिजन के ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ है। तो ये बेटा जी शांति का प्रतीक है, क्योंकि आप इसके बाद बेटा जी जो नेक्स्ट पिक्चर ये आपके सामने है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्चर है। इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन तो एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है। यहाँ 2 व्यक्ति है, यानी कि 2 सीट है। एक तरफ कुछ व्यक्ति है, दूसरी तरफ भी कुछ व्यक्ति है। ये बेटा जी रिप्रेजेंट करता है इस चीज को कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा जी जो नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। बेटा जी एक बोतल आपको दिखाई गई है। ये बेटा जी रिप्रेजेंट करता है सेव द वाटर, यानी कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर। पानी को कैसे सुरक्षित किया जाए, पानी को सुरक्षित रखना जरूरी है। दूसरी पिक्चर बेटा जी आपके सामने है। इसमें 2 सैनिक है और 2 व्यक्ति आपको दिखाए गए हैं। ये जो 2 सैनिक है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करे बेटा जी? ये 2 व्यक्ति किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे सैनिकों के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है द पावर ऑफ यूएसए और जो 2 व्यक्ति यहाँ आपको दिखाए गए हैं, जो उनके यूजफुल चीजें हैं, जैसे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो इनसे वे चीजें लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जैसे ऑयल है और नेचुरल गैस है, कोयला है, इन सभी के लिए यूएसए ने जो है बेटा जी जो संबंधित देश है, जैसे आपका अफगान है, आपका अरब से संबंधित 2-4 देश है, वो इस तरह की कार्रवाई अमेरिका के द्वारा वहां पे की गई। मेरे पीछे बेटा जी दूसरी तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा कि लोगों का एक संगठन है जो कि एक तरफ खड़ा है और वो रिक्वायरमेंट कर रहा है दूसरे व्यक्ति से कि क्या हमें शांति बहाल करने के लिए कुछ धन उधार मिल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मतलब कि उन्हें जवाब दे रहा, तो उसका जवाब क्या है कि नहीं, आपको इस चीज के लिए धन नहीं मिल सकता, इतना धन हम खर्च नहीं कर सकते। जबकि उस व्यक्ति के नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि सीरिया युद्ध में कितना खर्च हुआ, अफगान वॉर हुआ उसमें कितना खर्च हुआ, इराक वॉर में कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पे एक हास्यास्पद यह तस्वीर है कि अमेरिका द्वारा शांति वार्ता के लिए तो कोई धन नहीं दिया गया, लेकिन युद्ध के लिए बहुत बड़ी रकम, बहुत मोटी रकम को खर्च किया गया। नेक्स्ट चैप्टर बेटे जी आपका, इसी में बेटे जी आपको एक पिक्चर आपके सामने है इसी चैप्टर की।
इसमें देखिए आपको कुछ फॉरेस्ट आपको दिखाए गए हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, क्या मैसेज है इसका कि हमें क्या है पृथ्वी को सिक्योर करना है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें सिक्योर करना है। और उसके लिए एक अर्थ समिट हुई बेटा जी 1992 में, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे। ठीक है? तो ये किस चीज़ का क्या मैसेज दे रही बेटे जी आपको कि हमें क्या करना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें सिक्योर करना है। और इस मोटिव के लिए 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुई। नेक्स्ट चैप्टर है बेटे जी आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में बेटे जी 3 तस्वीरें हैं। ज़रा देखो, इस तस्वीर पे ध्यान लगाओ। इस तस्वीर के बेटे जी 2 पार्ट है। पहली तस्वीर जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में बेटे जी यस्टरडे लिखा हुआ है। यानी कि जो पहला कल्चर था, यानी कि कल जो कल्चर था। और इसी तस्वीर के बेटे जी दूसरी साइड में लिखा हुआ है टुडे। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बच्ची बैठी हुई है, उनका पहनावा कुछ और है, उसके सामने माता जी हैं उनकी, उनका पहनावा बदल चुका है। तो ये जो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है।